नमस्कार, डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और हमारे साथ हैं हमारी सांकेतिक भाषा के सहयोगी शरद मुदगल। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बात। मौजूदा स्थिति पर विचारों का हुआ आदान प्रदान। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का दिया आश्वासन। जम्मू कश्मीर में विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा। 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान। 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा में भी 1 चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर होगा चुनाव। 1 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 4 अक्टूबर को। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। आईएमए ने शनिवार को देश भर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद करने की घोषणा। कोलकाता हाईकोर्ट डॉक्टर्स पर हमले को बताया ममता सरकार की बड़ी नाकामी। इसरो ने श्रीहरिकोटा से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 08 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मिलेगी मदद। सत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा। मनोज बाजपेयी की गुलमोहर को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। ब्रह्मास्त्र के लिए प्रीतम को मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड। और ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी के बीच स्वीडन के साथ पाकिस्तान में मिला मंकी पॉक्स का वेरिएंट। अफ्रीका के बाहर केस सामने आने पर WHO ने जताई चिंता। वैक्सीन समूह गावी ने जुटाए $500 मिलियन। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। बातचीत को लेकर प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का टेलीफोन आया। मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश के हालात में सुधार हो ताकि वहां के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित हों। और मानना है, हम आशा भी है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर नॉर्मलसी आए ताकि वहाँ पर जो हमारे अल्पसंख्यक के लोग हैं, हिंदू वर्ग के लोग हैं, वो लोग सुरक्षित हों और उनकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन का ध्यान दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं, जो मैंने पिछले सप्ताह कहा था, कि ये हर सरकार की अपनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा वो करें। रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत जापान 2+2 विदेश रक्षा मंत्रियों की बैठक का तीसरा दौर 20 अगस्त 2024 को दिल्ली में होगा। The third round of India-Japan 2+2 Foreign and Defense Ministers meeting is scheduled to be held in New Delhi on 20th August 2024. The first and second rounds were held in 2019 in New Delhi and in 2022 in Tokyo, respectively.
From the Indian side, this round will be attended by Honorable Raksha Mantri Shri Rajnath Singh and Honorable External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। इस शिखर सम्मेलन का विषय है सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश चुनौतियों, प्राथमिकताओं और अल्प विकसित और विकासशील देशों की समस्याओं, विशेषकर विकास के क्षेत्रों में समाधान तलाशने पर चर्चा करेंगे। This is the third edition. This will be held tomorrow in virtual format, as we have done on 2 occasions in the past. As to the number of countries, we will come to know. All Global South countries have been invited. We have a large number of countries participating. As to the exact number of countries who will be speaking, we will give you an update tomorrow when we have a press engagement in the evening. That is where I would leave your question to answer. चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को मतदान होगा। वहीं 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। Elections in J&K will be held in 3 phases. 20th of August, just the next day of the Amarnath Yatra being complete, the 19th, would be the date of notification for the first phase. Nominations till 27th, scrutiny on the next day 28th, and date of poll will be 18th of September, and it's a Wednesday. Second phase would be on 29th of August, and the statutory period of nominations and all. Poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September, and every voting finishing on 1st of October. So counting would be on 4th of October, and everything would be over, bind up on 6th of October. हरियाणा में 1 अक्टूबर को एक ही चरण में विधानसभा की 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। हरियाणा में भी मतगणना 4 अक्टूबर को होगी। Haryana would be in the last phase, exactly coinciding with the third phase of J&K. Nomination being on 5th of September. Last date of making nomination on 12th of September. Date of poll 1st October. And date of counting coinciding with J&K on 4th of October, everything to be over on 6th of October. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा का भारतीय जनता पार्टी ने स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर में भाजपा के सहप्रभारी आशीष सूद ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विकास के लिए राजनीति करती है, जो हम लगातार अपने बनने के दिन से आज तक करते आए हैं। और विकसित भारत के संकल्प को लेकर नरेंद्र मोदी जी जो चले हैं, उसमें हम साथ हैं। इस लोकसभा चुनाव में जिन 2 लोकसभाओं में हम लड़े, 2019 में उन लोकसभाओं में हम 27 सीट जीते थे, अब की बार हम 29 जीते हैं। ये अपने आप में हमारी तैयारियों को दिखाता है। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, और ये अपने आप में बताता है कि हम इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मतदाता काफी समय से इसका इंतजार कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के मतदाता
चाहे वो जम्मू प्रोविंस के हों या कश्मीर के प्रोविंस में हों, 10 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि विधानसभा के इलेक्शन कब हो। हम इन इलेक्शनों का स्वागत करते हैं, चाहे देर से हुए, अभी तो हो गए। इलेक्शन कमीशन का, गवर्नमेंट का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें पूरी आशा है कि इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। हमें पूरी आशा है कि सिक्योरिटी का बंदोबस्त, वोटर्स का, लीडर्स का, इलेक्शन लड़ने वाले लोगों का, कैंपेन करने वाले लोगों के पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा का स्वागत किया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 3 फेजेस में इंतखाबात के तारीख का ऐलान हो चुका है और बड़ी जल्दी से जो है ये शेड्यूल जो है समाप्त होगा। शायद 87-88 के बाद ये पहली मर्तबा है कि इतने कम अरसे के अंदर और इतने कम फेजेस में इलेक्शन जो हैं जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित होने पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा नेता अनिल विज ने कहा, चुनाव के लिए पार्टी ने पहले ही तैयारियां शुरू कर दी थी। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आक्रोशित जूनियर डॉक्टर्स ने हाथों में वी वांट जस्टिस पोस्टर लेकर कैंपस में नारे लगाए और कोलकाता की महिला डॉक्टर के लिए इंसाफ की मांग की। वहीं तिरुवनंतपुरम में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इंसाफ की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर महिला रेजिडेंट डॉक्टर से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की घटना के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में मुंबई के नायर अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स और मेडिकल छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई शहरों में डॉक्टर सड़कों पर हैं। वो कोलकाता की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस मुद्दे पर बंगाल सरकार को फटकार लगाते हुए इसे सरकारी मशीनरी की नाकामी बताया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि बेहतर होगा कि अस्पताल को बंद किया जाए और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया जाए। इस दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि घटना के समय वहां पुलिस मौजूद थी। अदालत ने कहा कि इसके बावजूद वो अपने ही लोगों को नहीं बचा पाए। ये दुखद स्थिति है। आखिर ये डॉक्टर बिना डर के कैसे काम करेंगे? कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस पर डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने IMA के महासचिव डॉक्टर अनिल कुमार नायक से बातचीत की। देश भर के डॉक्टर लगातार स्ट्राइक पर हैं और कई मांगों के साथ अपना विरोध प्रदर्शन जारी कर रखे हुए हैं। ऐसे में जब यह घटना हुई उसके बाद IMA का एक डेलीगेशन कोलकाता जाता है और कोलकाता में जाके इस घटना में जो महिला डॉक्टर जिसकी
हत्या कर दी जाती है, उनके माता पिता से मुलाकात करते हैं। हम सीधे बात करते हैं, उस डेलीगेशन में गए थे अनिल कुमार नायक साहब, जो महासचिव हैं INA के। सर, अभी आप कलकत्ता गए और आपने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, किस तरह से उनके दर्द को बयां करेंगे सर? आज़ादी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लेडी डॉक्टर अपने स्थान पे काम कर रही है, उसका रेप हुआ है, मर्डर हुआ है। वहाँ हमने उनके माता पिता को मिला, उनसे भी बात की। वो एक इकलौती बेटी थी, वो उनसे उनके सपने थे कि ये डॉक्टर बनेगी, हमारा अच्छा भविष्य होगा। तो वही सपना था। संवेदनाहीन, मानवताहीन अधिकारियों की जो उनके साथ वर्तणूक थी वो बहुत पेनफुल थी। वो उससे बहुत नाराज़ थे कि हमें बच्ची खोई है, हमारी बच्ची का कोई गुनाह तो नहीं था। हमने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाई भी सही, पढ़ाई भी सही, लेकिन डॉक्टर बना के हम बचा नहीं पाए। इस घटना के बाद जो उनका गुस्सा था बंगाल पुलिस के ऊपर, वो किस तरह से था सर? उनकी बच्ची तेजस्वी तो थी, मेडिकल में एडमिशन लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन में नीट PG पे आके लिया, लेकिन उसी दिन उनके डायरी में ऐसा लिखा था कि मम्मी चिंता मत करो, मैं अच्छा डॉक्टर बनूंगी और मैं ये पल्मोनरी मेडिसिन में मैं कर रही हूँ, उसमें मैं अगले साल गोल्ड मेडल लेके आऊँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। वो उसी दिन, मरने से पहले वही दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। बंगाल में हुआ वो निंदनीय है और आगे से इसका कंडेम्ड होना चाहिए बड़े लेवल पे। ये पूरे देश ने निंदनीय घटना है, पूरे देश ने उसको बोल दिया, कंडेम किया है। इंटरनेशनली नेपाल एसोसिएशन, अमेरिकन मेडिकल, वर्ल्ड मेडिकल, सब ने बोला कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सब ने निंदनीय है तो कोई भी आदमी बोलेगा, वो तो खुद CM ने भी बोला है कि ये निंदनीय घटना है। लगातार विरोध प्रदर्शन पूरे देश में हो रहे हैं और IMA ने भी स्टैंड लेते हुए हड़ताल तक की चेतावनी दी है और कई प्रोटेस्ट लगातार जारी हैं। लेकिन कुल मिला के इनकी एक मांग है कि डॉक्टरों को उनके वर्किंग प्लेस पे सेफ्टी दी जाए और हेल्थ कर्मियों के लिए सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए सरकार की तरफ से इन्हें आश्वासन दिया जाए। कैमरामैन मोंटी के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए भयावह अत्याचार और निर्मम हत्या पर हिंदी सिनेमा के कई कलाकारों ने नाराजगी जाहिर की है। घटना पर आक्रोश जताते हुए आलिया भट्ट, करीना कपूर, परिणीति चोपड़ा, आयुष्मान खुराना समेत कई कलाकारों ने सोशल मीडिया पर पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए पोस्ट साझा किया। पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर हैरानी जताते हुए इन कलाकारों ने जल्द से जल्द इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने घटना पर दुख जताते हुए इसकी निंदा की है। श्री श्री ने कहा कि ये बेहद दुखद है कि एक तरफ समाज आने वाली नवरात्रि की तैयारियों में जुटा है, जब महिलाओं की पूजा की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के एक कोने में किसी महिला के साथ इस तरह की दरिंदगी की जा रही है। इस तरह की घटनाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक नैतिकता में कमी आ रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में नीदरलैंड्स के हेग में बांग्लादेश दूतावास के सामने भारतवासियों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन करने वालों ने नीदरलैंड सरकार से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉरिशस के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष एड्रियन चार्ल्स डुवल से मुलाकात की। ओम बिरला और एड्रियन चार्ल्स डुवल के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में सरपंच की हत्या मामले में NIA ने हिजबुल कार्यकर्ता की संपत्ति जब्त कर ली है। घाटी में आतंकवाद की जड़ों को उखाड़ फेंकने के प्रयासों के तहत NIA ने हिजबुल कार्यकर्ता नासिर रशीद भट्ट का घर को जब्त करने की कार्रवाई की। नासिर पर 11 मार्च 2022 को अडूरा पंचायत के सरपंच की हत्या में शामिल होने का आरोप है। नासिर ने आतंकवादियों को अपनी कार उपलब्ध कराई और सरपंच के घर की रेकी करने में उनकी मदद की। NIA की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि हिजबुल मुजाहिदीन ने देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से साजिश के तहत सरपंच की हत्या की। इस मामले में NIA ने
6 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। इसरो ने अपने तीसरे और अंतिम महत्वपूर्ण उड़ान SSLV-D3 के माध्यम से EOS-08 नामक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे प्रक्षेपित किया गया। यह सैटेलाइट धरती की तस्वीरें लेगा और मौसम की जानकारी देगा। SSLV का मतलब है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बनाया गया है। EOS-08 सैटेलाइट में 3 खास उपकरण लगे हैं। पहला, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड। दिन और रात दोनों समय छवियों की कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे आपदा प्रबंधन, पर्यावरण निगरानी और सुरक्षा में मदद मिलेगी। दूसरा उपकरण है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। ये समुद्र की सतह, मिट्टी की नमी और हिमालय के ग्लेशियर्स की जानकारी देगा। ये बाढ़ की चेतावनी देने में भी मदद करेगा। तीसरा उपकरण है सिलिकॉन कार्बाइड अल्ट्रावायलेट डोसीमीटर। यह इसरो के गगनयान मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए यूवी रेडिएशन की निगरानी करेगा। साथ ही यह गामा रेडिएशन का पता लगाने में भी मदद करेगा। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने इसके सफल प्रक्षेपण पर बधाई दी। Third development flight of SSLV-D3 with the EOS-08 satellite has been successfully accomplished. The rocket has placed the spacecraft in the very precise orbit as planned. I find that there are no deviations in the injection conditions. The final orbit, of course, will be known after tracking, but the current indication is that everything is perfect. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की। ये अवार्ड उन फिल्मों के लिए दिए गए हैं जिन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड ने 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 के बीच सर्टिफिकेट दिया है। Aim to encourage the production of films that exhibit aesthetic and technical excellence as well as social relevance. These films contribute to the understanding and appreciation of the diverse cultures across different regions of the country, thereby promoting national integration and unity through films. The 70th National Film Awards are being given in 27 categories in feature film section, 15 categories in non-feature film section, and 2 categories in the best writing on cinema. This year, 309 feature films in 32 languages were received as entries. In the non-feature film, 130 films in 17 languages from all over the country competed for the top honors. अपने कंटेंट को और बेहतर बनाने और अधिक लोगों तक इसकी पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए प्रसार भारती और सनसेट टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत दोनों संस्थाएं कार्यक्रम निर्माण और प्रशिक्षण के लिए एक दूसरे के संसाधनों को आपस में साझा करेंगे। सनसेट टीवी और प्रसार भारती अपने कार्यक्रमों और आर्काइव फुटेज भी एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। इसके अलावा सनसेट टीवी का प्रसारण अब दूरदर्शन के सेटअप बॉक्स के माध्यम से और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी किया जाएगा। समझौते के बारे में जानकारी देते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों संस्थाओं को इसका लाभ मिलेगा। हम अपने जो भी कार्यक्रम हैं वो आपस में शेयर करेंगे। जो हमारे पास आर्काइव्स और दूसरे फुटेज हैं एक दूसरे के, वो हम एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। सेट टॉप बॉक्स के, हमारे ओटीटी के, डिजिटल वाले हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं,
उस पर सनसेट टीवी जो है प्रसारित होगा। और साथ ही साथ हमारी जो ट्रेनिंग की जो फैसिलिटीज़ हैं, जो नेशनल एकेडमी ऑफ ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट है, उसकी फैसिलिटीज़ का भी उपयोग सनसेट टीवी के जो कर्मचारी हैं उनको भी समय समय पर प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। दोनों ही संस्थाओं को इससे आने वाले दिनों में काफ़ी लाभ होगा। सनसेट टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुन्हानी ने कहा कि समझौते की हर 2-3 महीने में समीक्षा की जाएगी और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार इसमें बदलाव भी किए जाएंगे। इस एमओयू का एक बहुत महत्वपूर्ण फायदा ये भी है कि इसका हम लोग मॉनिटरिंग एवरी 2 to 3 मंथ्स करेंगे और ये देखेंगे कि कितना हम लोग और कोलैबोरेट कर सकते हैं। प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म शुरू हो रहा है, उसमें सनसेट टीवी का भी भागीदारी रहेगा। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन, ट्रेनिंग ऑफ पर्सनल, कोलैबोरेशन इन वेरियस अदर शेयरिंग ऑफ फीड्स एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये भी इसका मुख्य पोर्शंस है। एमपॉक्स वायरस ने दुनिया भर में चिंता बढ़ा दी है। अफ्रीकी देशों के बाद अब ये अन्य देशों में फैलने लगा है। पाकिस्तान में इस साल का पहला एमपॉक्स का मामला सामने आया है। हाल ही में सऊदी अरब से लौटे एक शख्स में इस वायरस की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस वायरस को कोई नया वेरिएंट देश में नहीं आया है। इससे पहले अफ्रीका से बाहर स्वीडन में भी एमपॉक्स के पहले केस की पुष्टि हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एमपॉक्स को विश्व स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, एक वायरल बीमारी है जो मुख्य रूप से किसी संक्रमित व्यक्ति या जानवर के निकट संपर्क से फैलती है। इसी के साथ ही डीडी न्यूज़ के विशेष सांकेतिक भाषा समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।